हमारा सौभाग्य है कि आज हम बात करने जा रहे हैं श्री के.एम. सिंह जी से, जिन्हें आपदा प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बातचीत का सिलसिला आरंभ करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि श्री के.एम. सिंह एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद 2005 में स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के एक अग्रणी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करने और उसे तैयार करने में आपकी एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बचाव और राहत के क्षेत्र में आपने अपने समृद्ध और विविध अनुभव के साथ अपने इस विश्व स्तरीय बचाव और राहत बल के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और परिचालन अनिवार्यता स्थापित की है। आज NDRF की 16 बटालियन लगभग होने जा रही हैं और इस बल ने पिछले 10 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री के.एम. सिंह जी ने 3 टियर डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने में काफी मदद की है। आपने आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में नागरिक सुरक्षा द्वारा सक्रिय भागीदारी के विचार को प्रतिपादित किया है, जिसके कारण रक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया। हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री के.एम. सिंह। के.एम. सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मैं सबसे पहले ही जानना चाहूंगा कि ये पुरस्कार कितना मायने रखता है आपके लिए? मेरे लिए क्या, मेरे ख्याल से तो आपदा प्रबंधन से हुए हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पिछले 15-20 सालों में आपदा प्रबंधन के बारे में पूरे देश में काफी जानकारी हो गई है और जागरूकता भी हो गई है और बहुत सारे सरकारी एवं निजी संस्थान भी इसमें जुड़ गए हैं, काम करने लगे हैं। बड़ी काम तो हो रहा है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम हो रहा है अगर उसका केंद्रीय सरकार के तरफ से उसकी कोई अगर मान्यता मिले तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, ये जो पुरस्कार प्रधानमंत्री ने घोषित किया और वो भी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, सुभाष चंद्र बोस साहस, वीरता, बलिदान का प्रतीक है, तो उस नाम से जोड़ के इस पुरस्कार का गरिमा बढ़ गया, मान्यता बढ़ गई और उसके साथ साथ ये पहला जो कर रहे हैं सेलिब्रेशन सुभाष चंद्र बोस के 125वां वर्षगांठ के साथ, रिपब्लिक डे के फंक्शन के साथ उन्होंने पहला प्रोग्राम किया है। प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं इस पुरस्कार का गरिमा कितना बढ़ गया और खास करके मैं तो बहुत ही गौरवान्वित फील करता हूं प्रधानमंत्री का और सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। तो अब इस आगे से इस पुरस्कार का बहुत बड़ा इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा जो आपदा प्रबंधन में है और प्रेरणा भी मिलेगी कि जी जान लगाए काम करें। अच्छा, आज इस मुकाम से पीछे मुड़कर अगर आप देखें तो आपकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। NDMA के संस्थापक मेंबर के रूप में आपका काफ़ी योगदान रहा है और जिस कारण भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली को एक नए आयाम मिले हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो किस किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने आई? चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, इतनी हैं क्योंकि एक जो कहते हैं ग्रीन फील्ड एरिया, एक नया फोर्स बनाना जिसके पास न तो मैन पावर है, न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न इक्विपमेंट है, न रिसोर्स है, वहां से अगर शुरू करना हो तो चुनौतियां बहुत सारी हैं। और 2006 जनवरी में जब शुरू हुआ तो ये सब चुनौतियां हमारे सामने थी और अगर चुनौतियों का आप कहें तो मैं तो कई बोल सकता हूं, लेकिन जैसे शुरू में मैं छोटी सी बात कहूंगा कि ये फोर्स जो बना वो डेपुटेशनरी फोर्स बना। BSF, CISF, CRPF, ITBP चारों बटालियन चारों फोर्स दो बटालियन देगी।
जब फोर्स बना, पहला मीटिंग हमने वाइस चेयरमैन के साथ, चारों डीजी के साथ किया। तो जनवरी 2006 की बात है, जब फोर्स बना तो सभी डीजी ने कहा कि 2-2 बटालियन हमको सैंक्शन तो हो गए हैं, लेकिन हमको रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सब में कम से कम 2 साल लगेगा। 2 साल के पहले मैं कोई मैन पावर नहीं दे पाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि क्या 2 साल हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे? ये बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने आया। और मैं डीजी सीआईएसएफ से रिटायर किया था। थोड़े दिनों बाद वाइस चेयर मेरे जनरल अधीश थे। मैंने उनको कहा कि सर, चिंता करने की बात नहीं है, सभी डीजी को मैं जानता हूँ, एक बार पूरा नहीं दे पाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके मैं फोर्स लूंगा और इस फोर्स को खड़ा करूंगा। और इस तरह मैंने शुरू किया, कुछ लोग आना शुरू हो गए। इसी बीच एक दूसरी बहुत बड़ी चुनौती आ गई, वो मैं वर्णन करना चाहूंगा कि आर्मी से एक प्रपोजल थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गया कि ये 8 बटालियन स्पेशलिस्ट फोर्स बनेगा, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स कभी नहीं बना पाएगी, क्योंकि इस फोर्स में डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। उनके पास सब उतना अच्छा नहीं है। आर्मी के पास मेडिकल कोर है, इंजीनियरिंग कोर है, वेटनरी कोर है, सब है। और आर्मी को पिछले 10 साल में उड़ीसा सुपर साइक्लोन, गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी, सबका एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 6 महीने में 8 बटालियन खड़ा हो जाएगा। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया कि हमारे वाइस चेयरमैन फॉर्मर आर्मी चीफ थे, और उन्होंने सुना कि डीजी आर्मी देने को तैयार नहीं है और यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। और इस चुनौती पर मेरे साथ चैलेंज था कि एनडीआरएफ खड़ा करना है। मेरी वाइस चेयरमैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि केएम खड़ा नहीं हो पाएगा, आर्मी के प्रपोजल को मान जाए हम। हमने कहा कि सर देखिए, ऐसा है कि एनडीआरएफ जो है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है, उनका ह्यूमैनिटेरियन टच होना चाहिए। आर्मी को ट्रेनिंग होता है 1 बुलेट 1 बॉडी, एनिमी से डील करने का। तो आर्मी तो बराबर इनेट टू सिविल डिफेंस आती रहेगी, लेकिन परमानेंट बेसिस पर आर्मी ने एक फोर्स से बनना जरूरी है। तो बड़ी लंबी हमारी डिस्कशन हुई। आई कट द स्टोरी शॉर्ट। मैंने उनको कहा कि सर ऐसा है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे लिए चैलेंज है, मैं ये फोर्स खड़ा करके आपको दूंगा। और फिर उन्होंने इस फोर्स को, इस प्रपोजल को तो हमने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद जनरल वीज का सपोर्ट मुझे मिलता रहा। और आगे आप देख रहे हैं कि ये फोर्स कैसे बनकर तैयार हो गई। और इसके लिए फिर आगे और बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। एनडीएमए के अस्तित्व में आने के ठीक बाद कश्मीर में भूकंप के रूप में एक बड़ी आपदा आई थी और आपने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस समय किस प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने आए? क्योंकि इसके बाद 2004 में सुनामी में आपने अंडमान में काम किया था, उसके बाद बिहार में 2008 में कोसी नदी में बाढ़ आई थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो किस प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने आए? कुछ याद आते हैं आपको इस वक्त? ये तीनों आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, मेरे दिमाग में था ये तीनों। पहला जो आपने सुनामी वाला कहा, तो देखिए एनडीए में 2005 में बना, एनडीआरएफ 2006 जनवरी में बना और सुनामी 2004 दिसंबर में आया। एनडीए में बनने के से पहले की बात है। बट ये जो आपने कहा है हमारी लाइफ जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं 2003 में जब डीजी सीआईएसएफ गया तो उस समय ठीक उसके पहले गुजरात भूकंप हुआ था। और गुजरात भूकंप के बाद एक एमएचए में एक स्टीयरिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन थे द देन होम सेक्रेटरी मिस्टर गोपाला स्वामी, और स्टीयरिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे मिस्टर आर.के. सिंह, जो जॉइंट सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट थे, अभी जो पावर मिनिस्टर हैं। इज वेरी डायनेमिक पर्सन, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे आर.के. सिंह साहब। और हम लोग 4 डीजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ की मीटिंग, कई मीटिंग हुई कि फोर्स कैसे बनाया जाए। उसी में ये डिसीजन हुआ कि 8 बटालियन होगा, 2-2 बटालियन सैंक्शन हो गए, सैंक्शन भी हो गया। आर.के. सिंह ने इक्विपमेंट वगैरह सबके लिए बजट भी सैंक्शन करा दिया। और ये 2003-04 की बात है कि आप लोग बनाइए। देखिए आईबी में मैं 30 साल रहा इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो थोड़ी दूरदर्शिता हो जाती है। भगवान मेरे लिए क्या करा रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने
देखा कि मुझे भी 2 साल, कई साल, कुछ टाइम लगेंगे रिक्रूटमेंट में, लेकिन मैंने 200 मैन पावर सीआईएसएफ का निकाल के और हमारा नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद में वहाँ उनका ट्रेनिंग शुरू करवा दिया, इक्विपमेंट मंगवा लिया और बाहर भेज कर ट्रेनर मंगा लिया, सब कुछ शुरू कर दिया। बाकी फोर्स के डीजी जितने भी होते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी का, उन्होंने थोड़ा सा धीरे धीरे लिया इसको। और उसके बाद से 2004 दिसंबर में सुनामी आया, वो तो कुछ भयावना था, लेकिन हमारे तब तक 200 लोग बड़े अच्छे ट्रेंड हैदराबाद में थे। मैंने होम सेक्रेटरी को फोन किया कि अंडमान में हालत बहुत खराब है, मैं ये 200 आदमी को वहां भेज दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन अगेन मैं थोड़ा आगे सोच लेता हूं। मैंने अपने आईजी को कहा कि हमारे 200 लोग जो हैं हैदराबाद में, वो इक्विपमेंट के साथ उनको चेन्नई अभी इमीडिएटली भेज दो, जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट डे होम सेक्रेटरी का फोन आया कि हाँ, कैबिनेट में डिसीजन हो गया है, और चारों डीजी को उन्होंने कहा कि अपने अपने पास, आपके पास जितने लोग हो ट्रेन हुआ, आप अंडमान भेज दिए। चेन्नई में भी और कलकत्ता में भी, दोनों जगह एयरफोर्स आपको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेगा। मैंने होम सेक्रेटरी को कहा कि मैं अभी अभी भेज देता हूं। उन्होंने कहा कि पहले आदमी भेजो आप। मैंने कहा कि मेरे 200 लोग चेन्नई में भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट मंगाओ। मैंने कहा कि इक्विपमेंट के साथ सब वहां तैयार है। मुझे मालूम था कि ये सिचुएशन आएगा। मैंने चेन्नई में विंग कमांडर से बात किया, एयरक्राफ्ट वॉज अवेलेबल। 3 सॉटी लगा के सेम डे हमारे 200 लोग वहां पहुंच गए, और मैं भी उसके बाद नेक्स्ट डे चला गया। और यकीनन अंडमान निकोबार में और कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं था, वहां के लोग सब धराशायी हो गए थे। सीआईएसएफ ने बहुत बढ़िया काम किया। बाकी तीनों बटालियन में, फोर्सेस में लोग इकट्ठा करके चेन्नई या कलकत्ता भेजने में 2 दिन लग गया। तब तक वहां हमारे मैन पावर काफी थे और वहां रिलीफ मटेरियल इंपॉर्टेंट हो गया। तो उन डीजी को कहा गया कि आपके लोग शिप से जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो नहीं पहुंच पाए, या 2-3 दिन 4 दिन बाद पहुंचे। हमारे 200 लोग पहुंच गए। अब वो 200 लोग पहुंच गए, मैं भी वहां था, काफी काम हुआ उसमें। अंडमान में भी, निकोबार आइलैंड में भी प्रधानमंत्री भी गए, होम मिनिस्टर भी गए, सबों ने देखा। सीआईएसएफ का हर प्रेजेंटेशन में नाम हुआ। तो मेरी किस्मत में था सुनामी, आई केम एज ए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी टू मी। और मेरा उसमें जो भी काम मैंने थोड़ा सा किया एनडीआरएफ के लिए, उसमें एनडीआरएफ नहीं था। उसके बाद मैं अप्रैल 2005 में रिटायर किया और 3 महीने बाद एनडीए में बना। तो किसी एक पुलिस ऑफिसर को लेना था जो कि एनडीआरएफ खड़ा करे। तो मेरा एक क्रेडेंशियल, आप कहेंगे सुनामी बदकिस्मत भी थी, मेरे किस्मत में एक कहते हैं छीका टूट पड़ा, जो भी है, और मैं उस तरह सेलेक्ट हो गया। तो एक पहली बात हुई। दूसरा सवाल आपने कश्मीर के बारे में पूछा। सितंबर 2005 में एनडीए में बना। 5 और 6 अक्टूबर को 2005 में कश्मीर में अर्थक्वेक हो गया, 2 हफ्ते के अंदर। उस समय हमारे पास कोई बिल्डिंग भी नहीं था, कुछ नहीं था, मैन पावर कोई नहीं था। जनरल विज हमारे वाइस चेयरमैन थे, वो, मैं और विनोद मेनन हमारे मेंबर, तीनों हम लोग कश्मीर गए, तंगधर गए, उरी गए, जहाँ की काफी डैमेज हुआ था। सब जगह जाके हमने देखा। उसके बाद वहां समस्या दूसरी थी। अर्थक्वेक तो हो गया था, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि जिनके घर भी नुकसान हुए हैं 1 लाख मिलेगा, फाइनली 20,000 इमीडिएटली मिल जाएगा। हमने लोगों से तंगधर वगैरह में बात किया, जिनको विक्टिम थे उन्होंने कहा कि मैं 20,000 लेके क्या करूंगा। तंगधर जो है, नाश्ता चूंग पास अक्टूबर एंड में बंद हो जाता है। तो 1.5-2 महीना के अंदर हमारे अगर मकान नहीं बन गए तो पूरा विंटर तो रास्ता बंद हो जाएगा, हम लोग बर्फ में मर जाएंगे। तो हमको तो मकान चाहिए, रहने का शेल्टर चाहिए। सरकार के पास बहुत बड़ी समस्या थी, क्या किया जाए। वही सबसे पहले समस्या, एक चैलेंज हम लोग को दिया गया। हमारे साथ विनोद मेनन थे, उन्होंने कहा कि भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था, वहां बहुत सारे भारतीय जैन संगठन ने ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीफैब स्ट्रक्चर दिया था टेम्पोररी। उसके बाद जब सब बिल्डिंग बन गई तो प्रीफैब में पूछता हूँ कहाँ है। भारतीय जैन संगठन के जो पूना में प्रेसिडेंट है शांतिलाल मुत्था, उनको हमने फोन किया। उन्होंने कहा कि पूरा मेरा करोड़ों का सामान प्रीफैब वहां पड़ा हुआ है। हमने कहा आप दे देंगे? उन्होंने कहा कि मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने दे दिया। अब बड़ा चैलेंज ये आया कि इतने उसमें 2 गुड्स ट्रेन, फुल गुड्स ट्रेन का लोड हो गया। रेलवे बोर्ड से बात किया, उसको पैक करा के भुज स्टेशन पर लाया, उसको लोडिंग हुआ। जब तक ये सब शुरू हुआ, गुलाम नबी आजाद साहब उसी समय चीफ मिनिस्टर हो गए। उनको जो हमने कहा कि ये सब हम कोशिश कर रहे हैं भिजवाने का,
वो बड़े खुश हुए क्योंकि मतलब तो कहते हैं टेक ओवर करते ही इतना बड़ा रहा था, अगर दे दें तो हमने अब रेलवे में बोर्डिंग करा के भेजना। अरिमस से रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने एक टाइम दिया कि इतने दिन पहुंचेगा। बीच में किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया लेकिन टाइम पर पहुंचे। 150 ट्रक लेके जम्मू में गुलाम नबी आजाद साहब खुद तैयार थे, ट्रक से गया और 1 महीने के अंदर पूरा प्रीफैब बन के तंदर में रोड बंद होने के पहले अक्टूबर तक सब प्रीफैब स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए। ये बहुत बड़ा पहला चैलेंज था हमारे लिए। हमने उसको पूरी अच्छी तरह निभाया है। देखिए, कोसी फ्लड 2008 में आया, उस समय एनडीआरएफ 2.5 साल हुआ था उसके, और हमारे पास कुछ मैन पावर आ गए थे, कुछ लोग ट्रेन हो गए थे, इक्विपमेंट बहुत कम था, इन्फ्लेटेबल बहुत कम था। कोसी फ्लड में उसके पहले क्या हुआ, 2007 में बिहार में फ्लड आया था। हमारे कुछ एनडीआरएफ के लोग चले गए वहां पर, लेकिन बोट नहीं था उनके पास। तो पटना के अखबारों में इतना क्रिटिसिज्म आया कि ये क्या फोर्स है एनडीआरएफ, ये आ गए लेकिन इनके पास बोट ही नहीं है तो बाढ़ में करेंगे क्या, बहुत क्रिटिसिज्म आया। तो जनरल विज ने आर्मी से बात करके 8 बटालियन के लिए 32 बाउट दे दिया। बाउट में बहुत लोग आते हैं। वो कहा कि 8 बटालियन में 4 बाउट आप भेज दो, तब तक अपना इन्फ्लेटेबल बोट आता रहेगा। वो सब जब आ गए, पटना में बटालियन नहीं था। बिना जनरल विज को बताए हुए मुझे मालूम था कि बिहार में तो फ्लड आता ही है। 2 बटालियन जो साउथ में, तो उनको मैंने बाउट नहीं भेजा और 8 बाउट हमने पटना में भेज दिया। उस समय आर.के. सिंह साहब फिर वहां डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ही आर.के. सिंह थे। मैंने उनको कहा कि आओ बाउट भेज रहे हैं अगले साल के लिए, उनका भेज दो, मैं रखूंगा, रखवा लिया। उसके बाद से जब फ्लड आया, कोसी में ब्रीच हुआ, मैंने रात में 12 बजे इंटरनेट पे देखा कि कोसी में ब्रीच हो गया है। उसी समय मुझे लगा कि ये तो ब्रीच बढ़ेगा। मैंने इमीडिएटली वो 8 बाउट और कुछ इन्फ्लेटेबल बोट हमारे पास उड़ीसा में और कलकत्ता में आए थे, उनको कहा बाय रोड निकल जाओ। नेक्स्ट डे आर.के. सिंह को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इंजीनियर गए हैं, शायद रिपेयर हो जाएगा। मैंने कहा कि मैंने भेज दिया है। कुछ लोग पहुंच गए नेक्स्ट डे शाम तक पटना। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा हो गया, आगे लोग जा रहे हैं, क्योंकि ब्रीच बढ़ता चला गया। हमारे लोग रेस्क्यू करना शुरू किए। कोसी फ्लड धीरे धीरे ब्रीच बढ़ता चला गया और उसका भयंकर दृश्य बढ़ते गया। यहाँ दिल्ली से हम लोगों ने नोडा फैक्ट्री से बोट लेना, ओबीएम एयरपोर्ट से क्लियर कराना, और एयरक्राफ्ट मिल गया, एयरक्राफ्ट में असेंबल करके, और अगले 3-4 दिन हम लोग रोज मैन पावर बोट वहां भेजते गए। पूर्णिया एयरपोर्ट फ्री था, फ्लाइट लैंड करती थी। मैं 2 बार खुद गया वहां पर हर एरिया में, और इतने हमने पहुंचा दिए बोट, मैन पावर पहुंचा दिया। हालांकि रिसोर्सेज बहुत कम थे, और 1,05,000 आदमी को हमने रेस्क्यू किया, नहीं तो 1000। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। फिर घटना ये हुई कि उसके बाद से नीतीश कुमार साहब दिल्ली आए 1 हफ्ते के बाद, और उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद दिया हमको। उन्होंने कहा कि आपके पास, मेरे पटना में क्यों नहीं एनडीआरएफ बटालियन है, मुझे पटना में एनडीआरएफ बटालियन चाहिए। मैंने कहा कि सर यही कहते हैं। मैंने कहा आयरन हॉट है, अभी अगर पीएम जा रहे हैं, कल उनसे मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन आप दे तो देंगे लेकिन जमीन हमको कहीं नहीं मिलता है, वो जमीन की प्रॉब्लम हर जगह होती है। उन्होंने कहा कि आप मुझे बटालियन दिलवाओ, मैं आपको जमीन दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगले दिन पीएम गए, उनको चिट्ठी दिया पीएम ने, और इस राजशेखर रेड्डी को आंध्र प्रदेश से मालूम हुआ, उन्होंने भी चिट्ठी लिखा कि मुझे भी एनडीआरएफ बटालियन चाहिए। सेकेंडली कोसी फ्लड ने एनडीआरएफ को कब पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दिया। अब नीतीश कुमार और राजशेखर, 2 मुख्य इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर लिखा, तो पीएम ने अनाउंस कर दिया कि मिलेगा। और हमसे पूछा गया तो हम लोगों ने कहा कि 8 के बटालियन को बढ़ा के 10 नहीं 12 कर दीजिए, ये दोनों प्लस 2 और, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक उत्तराखंड के लिए, अर्थक्वेक के लिए भी। तो 2.5-3 साल पुराना फोर्स 8 से 12 बटालियन हो गया, थैंक्स टू कोसी फ्लड। सडनली प्रोफाइल चेंज कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातें करके। समय कम है लेकिन बातें बहुत सारी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम आपसे और भी बातें कर पाते, पर समय की कमी है। आपने हमारे लिए समय निकाला, इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।